हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आप सभी को पता है कि हम डेली द इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ कवर करते हैं। आज है 22 नवंबर 2025 और डे की बात करें तो आज है सैटरडे। और हमारे साल के दिन की बात करें तो 326 दिन बीत चुके हैं और 39 डेज जो है अभी बचे हुए हैं। आज की द इंडियन एक्सप्रेस की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी उनको आज हम कवर करेंगे, जिसमें हमारी पहली न्यूज़ है चिली में हम्बोल्ट पेंगुइन संकट। और सेकंड न्यूज है नासा की धूमकेतु 3I एटलस तस्वीरें। थर्ड न्यूज है केंद्र नियंत्रण और अनंत लचीलापन सिद्धांत। इन न्यूज को आज हम कवर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। कल का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था, जिसको हमने क्वेश्चन दिया था आपको कि इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन था कि भारत में निम्नलिखित मिट्टियों पर विचार कीजिए। एल्यूवियल मिट्टी, ब्लैक मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। निम्नलिखित कथनों में से निम्न मिट्टियों में से अपने आप ही नाइट्रोजन की मात्रा कम पाई जाती है, किसमें, उसके बारे में बताना था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, जिसमें क्या है कि तीनों स्टेटमेंट सही है। जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट में जैसे कि एल्यूवियल मिट्टी और लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी, ये मिट्टी जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हमारी जो पहली न्यूज़ है, जिसमें क्या है कि नासा रिलेटेड न्यू इमेज ऑफ कमेट, यानी कि नासा ने एक ऐसे धूमकेतु की तस्वीर निकाली है जो हमारे सौरमंडल से अलग है और हमारे सौरमंडल में ही नहीं पाया जाता, लेकिन वह एक पास से गुजरता है हमारे सौरमंडल से। तो इसकी जो है तस्वीरें निकाली गई हैं। इस न्यूज़ को आज हम डिटेल से समझेंगे। नासा ने एक बहुत ही दुर्लभ धूमकेतु 3AI एटलस की नई और साफ तस्वीरें जारी की हैं। यह धूमकेतु हमारे सौरमंडल का नहीं है, यह इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, यानी ऐसी वस्तुएं जो किसी और तारे की प्रणाली से आई हैं। यानी कि यह जो धूमकेतु है यह हमारे सौरमंडल का नहीं है, किसी दूसरे तारे की प्रणाली से बना हुआ है और वहीं से आया हुआ है। अब तक ऐसा देखा गया है कि तीसरा स्टेलर मास ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो अभी तक ऐसे धूमकेतु देखे गए जिसमें से यह तीसरा स्टेलर मास ऑब्जेक्ट है। 3I एटलस क्या है? 3I एटलस एक धूमकेतु है। इसे 1 जुलाई 2025 को चिली में एटलस टेलीस्कोप ने खोजा था। 3I का मतलब होता है कि यह तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। एटलस उस सर्वे टेलीस्कोप का नाम है जिसने इसे सबसे पहले देखा था। यह बहुत तेज गति से हमारे सौरमंडल में होकर गुजर रहा है और आगे अंतरिक्ष में निकल जाएगा। यानी कि हमारे सौरमंडल से आता है और हमारे सौरमंडल से गुजरकर अंतरिक्ष की ओर निकल जाता है। इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट क्या है? इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट विभिन्न, यानी कि जो दूसरे तारों वाली प्रणाली में बनते हैं। यात्रा करते करते ये हमारे सौरमंडल के गुरुत्वाकर्षण में फंस जाते हैं और कुछ समय के लिए दिखते हैं। यानी कि जब ये आते हैं और हमारे जो सौरमंडल है, हमारे सौरमंडल का जो तारा है सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह अपनी ओर जो है खींचता है। तो कुछ देर के लिए जो है यह इसमें फंस जाता है और कुछ समय के लिए यहाँ पर इसको देखा गया है हमारे सौरमंडल में। ये बहुत ही दुर्लभ होते हैं, यानी कि यह जो कमेट है ये काफ़ी ज़्यादा दुर्लभ होते हैं। अब तक केवल खोजे गए जो कमेट थे वो क्या है कि सबसे पहला था 1AI ओम्यूनो, जैसे कि जो ये 2017 में निकाला गया था। और सेकंड था 2I वॉरिशो, यानी कि जो है इसको 2019 में इसकी तस्वीरें ली गई थी। और अब हमारा जो 1 जुलाई 2025 को निकाली गई हैं 3I एटलस की तस्वीरें। नासा ने क्या नई तस्वीरें जारी की हैं? नासा ने 3I एटलस को कई अलग अलग स्पेस मिशनों से देखा है, जैसे कि मार्स रिकॉनाइसेंस ऑर्बिटर,
ऑर्बिटर इस मंगल ग्रह के पास से गुजरते समय कैप्चर किया गया। यानी कि यह जो कमेट था, जैसे कि यहाँ मंगल ग्रह है तो मंगल ग्रह के पास से यह गुजर रहा था, तभी इसको जो है कैप्चर किया गया है सैटेलाइट के द्वारा। कमेट गैस का बदला स्पष्ट दिखाता है, यानी कि गैस के बादल के रूप में इसको देखा गया है। मवेन स्पेसक्राफ्ट अल्ट्रावायलेट तस्वीरें ली गई हैं इसकी, इसमें से हाइड्रोजन कम इमिशन देखा गया है। इसका मतलब है कि इसमें पानी का जैसा पदार्थ पाया गया है। सोहो स्टेरियो सैटेलाइट सूर्य के पास से गुजरने का पूरा दृश्य कैप्चर किया जाता है। यानी कि जो सोहो स्टेरियो सैटेलाइट है उसके माध्यम से जो है सूर्य के पास से जो भी पदार्थ गुजरता है उसकी या कोई भी कमेट या धूमकेतु उल्कापिंड जो भी गुजरता है तो उसकी जो है कैप्चर की जाता है उसको। टेल एंड सन इंटरेक्शन साफ दिखा है। मार्स सरफेस मंगल ग्रह की सतह से इसकी टेल को दूर से देखा गया है। यह सभी तस्वीरें पहली बार किसी इंटरस्टेलर धूमकेतु की मल्टी एंगल प्रोफाइल देती है। तस्वीर से क्या पता चलता है? नासा की नई तस्वीर से यह बिल्कुल एक सामान्य धूमकेतु जैसा है। इसमें दो चीजें दिखी हैं, जैसे कि गैस या बर्फ का बादल दिखा हुआ है। टेल यानी कि सूर्य की रोशनी और हवा से बनती हुई एक पूंछ। टेल हमेशा सूर्य की दिशा के विपरीत होती है, यानी कि इसकी जो पूंछ होती है वह जो धूमकेतु होता है उसकी जो पूंछ होती है वह हमेशा सूर्य की जो दिशा होती है उसके विपरीत होती है। इसके प्राकृतिक आउटगैसिंग यानी कि बर्फ गर्म होकर गैस में बदलना यहाँ पर दिखाया गया है। इससे साफ हुआ है कि यह एक कृत्रिम वस्तु नहीं बल्कि प्राकृतिक धूमकेतु है। यह खबर क्यों महत्वपूर्ण है? बहुत दुर्लभ मौका। इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट बहुत ही कम मिलते हैं, यानी कि इस तरह के जो ऑब्जेक्ट है वो काफ़ी कम दिखाई देते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों ने यह एक अनोखा अवसर माना है जिससे हमारे जो सौरमंडल में पाए जाने वाले और धूमकेतु हैं इन सब के बारे में इससे पता चल सकता है। दूसरे तारामंडल के पदार्थ का अध्ययन, यानी कि किसी भी दूसरे जो यह धूमकेतु पाया गया है ये दूसरे सौरमंडल का है, ये हमारे सौरमंडल का नहीं है। तो इसीलिए वैज्ञानिकों के द्वारा ये माना जा रहा है कि इस सौरमंडल के इस धूमकेतु के जरिए दूसरे सौरमंडल के जो भी तारे हैं जो भी धूमकेतु हैं इन सब के बारे में अध्ययन कर सकेंगे। यह धूमकेतु ऐसे पदार्थ से बना है जो हमारे सूर्य से बाहर कहीं बने हैं। इससे हमें समझ मिलती है कि अन्य उपग्रह कैसे बनते हैं, दूसरे स्टार सिस्टम कैसे विपरीत विकसित होते हैं। मल्टी एंगल डेटा पहली बार किसी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट की कई स्पेस मिशन से ली गई तस्वीरें देखी हैं। विज्ञान और शिक्षा में बड़ा योगदान। इस खोज ने दुनिया भर में अंतरिक्ष अनुसंधान के प्रति रुचि बढ़ाई है। यानी कि इस तरह की जो खोजी गई है, इस तरह से जो तस्वीरें निकाली गई हैं इसे 3 एटलस की, तो इसके माध्यम से लोगों की रुचि बढ़ गई है अंतरिक्ष अनुसंधान के प्रति। धूमकेतु बर्फ गैस धूल का मिश्रण से इसको बनाया बनता है। ये सूर्य के पास आने पर इसकी बर्फ पिघलकर गैस बन जाती है। यानी कि जब यह सूर्य के पास से गुजरता है तो इसकी जो बर्फ होती है वो पिघल जाती है। इससे कोमा एंड टेल बनते हैं। यानी कि जब यह गैस जो है पिघलती है तो इससे कोमा यानी कि उसका जो केंद्र होता है वो, और टेल यानी कि जो पूंछ होती है वो बनती है। इसलिए धूमकेतु को डर्टी स्नोबॉल भी कहा जाता है। 3i एटलस और सोलर सिस्टम कमेट में अंतर। सोलर सिस्टम कमेट सूर्य की कक्षा में रहते हैं, सोलर सिस्टम के पदार्थ से बने होते हैं, दोबारा दिखाई देते हैं, संरचना परिचित होती है। और 3i एटलस इंटरस्टेलर कमेट सीधे गुजरते हुए निकल जाते हैं, किसी दूसरे तारे के पास बने होते हैं।
एक ही बार दिखाई देते हैं, संरचना बिल्कुल अलग भी हो सकती है। इस खोज के फायदे क्या हैं? हमें पता चलता है कि हमारी तरह अन्य सौरमंडल कैसे बनते हैं, यानी कि यह जो कमेट पाएगा ये हमारे सौरमंडल का तो है नहीं, तो अगर जो यह जो है जिस सौरमंडल का है, तो इस कमेट के तस्वीर के माध्यम से उस सौरमंडल के बारे में अध्ययन कर सकेंगे। विदेशी पदार्थ का अध्ययन, यानी कि उस एक्स्ट्रा, यानी कि जो दूसरा सौरमंडल है जहाँ से ये कमेंट आया है कमेट, तो इस उस सौरमंडल के जो भी पदार्थ हैं उनका अध्ययन कर सकेंगे। अंतरिक्ष में बर्फ के प्रकार और गैसों का विश्लेषण हो सकेगा। भविष्य में इंटरस्टेलर मशीनों की योजना बनाने में मदद मिलेगी, यानी कि इसके जरिए जो है और ऐसी मशीनें बनाई जा सकती हैं जिससे जो इंटरस्टेलर कमेट होते हैं, इनके अध्ययन के लिए जो है ऐसी मशीनें बनाई जाएंगी जिसमें के माध्यम से इनको अध्ययन करने में मदद मिल सकेगी। निष्कर्ष, 3i एटलस एक दूसरे तारामंडल से आया प्राकृतिक धूमकेतु है। नासा की नई तकनीकों ने दिखाया कि यह बिल्कुल एक सामान्य धूमकेतु की तरह ही है। इसके अध्ययन से हमें दूसरे स्टार सिस्टम, ग्रह निर्माण और ब्रह्मांड की विविधता को समझने में मदद मिलेगी, यानी कि हमारे ब्रह्मांड में किस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं उन सब के बारे में पता चलेगा, और ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ था इसके बारे में भी पता चलेगा। यह आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान की सबसे रोमांचक खोजों में से एक है। अब हम देखेंगे इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन आ सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरस्टेलर कमेट 3i एटलस। 3i एटलस सौरमंडल के बाहर से आया हुआ एक इंटरस्टेलर धूमकेतु है। सेकंड स्टेटमेंट, इसका नामकरण 3i है क्योंकि यह मानव द्वारा पहचाना गया एक तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। और थर्ड स्टेटमेंट, 3i एटलस सूर्य के इतना पास आएगा कि पृथ्वी के से नग्न, यहाँ पर नग्न आएगा, ये यहाँ मिस्टेक हो गई है, नग्न आंखों से दिखाई देगा। तो इसके ऑप्शन देखें तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओनली वन। सेकंड ऑप्शन 1 and 2। थर्ड स्टेटमेंट ऑप्शन 2nd and 3rd, और लास्ट ऑप्शन 1, 2nd and 3rd। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि इसमें जो तीनों स्टेटमेंट है वो सही है। एक्सप्लेनेशन देखें तो यह सौरमंडल के बाहर से आया इंटरस्टेलर कमेट है, यानी कि यह जो धूमकेतु या कमेट जो है, तो यह जो है हमारे सौरमंडल का नहीं है, ये दूसरे सौरमंडल से हमारे सौरमंडल से होकर गुजरा हुआ है। 3i नाम इसलिए है क्योंकि यह तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, यानी कि इससे पहले जो है 2 इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट जो है खोजे गए हैं, उनकी तस्वीरें निकाली गई हैं। यह नग्न आंखों से दिखाई देगा, दूरबीन की सहायता नहीं देगा, दूरबीन की आवश्यकता होगी, यानी कि यहाँ पर जो है जो यह कमेट है यह नग्न आंखों से हमको दिखाई नहीं देगा। इसकी जो तस्वीरें हैं और इसकी जो इसको देखा जाएगा वो दूरबीन की सहायता से इसको देखा जा सकता है। वाई आर इंटरस्टेलर कमेट साइंटिफिशियल इम्पोर्टेंस? फर्स्ट स्टेटमेंट, ये अन्य तारामंडल में बनने वाली सामग्री के बारे में संकेत देते हैं। सेकंड स्टेटमेंट, इनकी रासायनिक संरचना हमारे सौरमंडल से पूरी तरह अलग होती है। थर्ड स्टेटमेंट, इन्हें देखकर वैज्ञानिक अन्य तारामंडल के ग्रहों की कक्षाओं का अनुमान लगा सकते हैं। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी 1 and 2nd, ऑप्शन सी 1 and 3rd, ऑप्शन डी 2nd and 3rd। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है ओनली 1, यानी कि यह फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वह करेक्ट है। ये अन्य तारामंडल में बनने वाली सामग्री के बारे में संकेत देते हैं। एक्सप्लेनेशन,
ये दूसरे तारों के पास में बने पिंडों के बारे में जानकारी देते हैं। तो हमारा जो पहली स्टेटमेंट थी वो सही थी। रासायनिक संरचना पूरी तरह अलग नहीं होती क्योंकि ये कुछ समानताएं इसमें पाई जाती हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट जो थी वो गलत थी। ग्रहों की कक्षाएं इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट देखकर नहीं पता की जा सकती हैं। थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। अब हमारी जो सेकंड न्यूज है जिसमें क्या है, एज चाइल्ड साउंड आर्म्स बाय पॉपुलेशन ऑफ हुम्बोल्ट पेंजियन कंट्रीज टू स्टिंग, यानी कि यह जो पेंगुइन है इनकी जो प्रजाति है इसको खतरा होता जा रहा है। मानव जो गतिविधियां करता है इसके कारण इसकी जो जीवित रहने की क्षमता है या इसके लिए जो खाना है वो कम उपलब्ध हो पा रहा है। इसको हम डिटेल से समझेंगे। हम्बोल्ट पेंजियन दक्षिण अमेरिका में के चिली और पेरू के समुद्र तट पर पाया जाने वाला एक पेंगुइन है। इनकी अधिकतर आबादी हम्बोल्ट करंट नाम की ठंडी समुद्री धारा के किनारे रहती है। यह प्रजाति अब तेजी से घट रही है, इसीलिए चिली ने इसे एंडेंजर्ड यानी कि संकटग्रस्त घोषित किया है। इसकी जो प्रजाति है वो घटती जा रही है क्योंकि जो मानव है वो इस तरह की प्रतिक्रिया कर रहा है। जैसे कि मानव जो है इनका जो खाना होता है वो मछली को जो है इनका जो खाना होता है वो मछली होती है। तो जो मनुष्य है वह समुद्र में जाकर मछलियों को पकड़ते हैं, तो इसके कारण इनकी जो खाना है वो कम उपलब्ध हो पाता है और यह भूख और इनको जो है काफ़ी सारी बीमारियां भी हो जाती हैं जिसके कारण इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। आबादी की स्थिति देखें तो यानी कि इनकी जो आबादी है वह कैसी है। 1990 में इनकी आबादी की संख्या थी लगभग 45,000 और आज के समय में देखें तो ये जो है 20,000 से भी कम बचे हुए हैं। दुनिया के कुल हम्बोल्ट पेंजियन में से 80% सिर्फ चिली में रहते हैं, यानी कि पूरी दुनिया में जितने हम्बोल्ट यानी पेंगुइन हैं वो केवल जो है सबसे ज़्यादा 80% यानी कि चिली में रहते हैं। लगातार गिरावट ने वैज्ञानिकों और सरकार को चिंतित कर दिया है। यह प्रजाति क्यों महत्वपूर्ण है? यह समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की सेहत का सूचक है। इनके कम होने का मतलब है कि समुद्र में कुछ गंभीर गड़बड़ चल रही है। यह जैव विविधता और खाद्य श्रृंखला दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्य खतरे क्या हैं? हम्बोल्ट पेंगुइन कई समस्याओं के साथ एक साथ जो है सामना कर रहे हैं। अब इनके जो है खाने की भी कमी पाई जा रही है। पेंगुइन एंचोवी और सर्डेन मछलियों पर निर्भर होते हैं, यानी कि यह जो होते हैं वो मछलियों पर निर्भर होते हैं, लेकिन बड़ी मात्रा में मछली पकड़ने से खाना इनका जो है घट रहा है। इंसानों और पेंगुइनों में फूड कंपटीशन बढ़ रहा है, यानी कि जो इंसान है वह अपनी ज़रूरत के लिए मछलियों को पकड़ लेते हैं, तो इनके लिए जो खाना है वो घटता जा रहा है, इसलिए जो है यह काफ़ी कम होते जा रहे हैं। इसका सीधा असर पेंगुइन के स्वास्थ्य, प्रजनन और जीवित रहने पर पड़ा है, यानी कि इनका जो भोजन है मछलियां हैं उसको इंसानों के द्वारा पकड़ा जा रहा है, तो इसका जो सीधा असर है इनके स्वास्थ्य और उनके प्रजनन यानी कि इनकी जो बढ़ने की क्षमता, इनकी शरीर की जो प्रजनन करने की क्षमता है वह कम होती जा रही है और इनका जो इनकी जीवित रहने की क्षमता है वह भी कम होती जा रही है, क्योंकि अगर किसी को जो है भोजन नहीं मिलेगा तो वो कहाँ से जीवित रह पाएगा। फिशिंग नेट्स में फंसना। बहुत से पेंगुइन मछली पकड़ने वाले जाल में फंसकर मर जाते हैं, यानी कि जो इंसान मछलियाँ पकड़ने जाते हैं समुद्र में, बड़े बड़े जो है व्यापारी भी जाते हैं और साथ ही जो छोटे छोटे इंसान मतलब छोटे छोटे जो मछली पकड़ने वाले इंसान होते हैं वह भी जाते हैं, तो वह भी जो है मछलियों के लिए जाल डालते हैं और जाल के साथ ही ये पेंगुइन भी इसमें फंस जाते हैं और साथ इसके फंसने के साथ ही ये मर भी जाते हैं। यह उनकी मृत्यु का सबसे बड़ा अमानवीय कारण है। छोटे मछुआरे और औद्योगिक जहाज दोनों इस समस्या के कारण बने हुए हैं। हैबिटेट का नष्ट होना। पर्यटन और समुद्री तट पर निर्माण कार्य, यानी कि जो पर्यटन के लिए जो समुद्री तट है वहाँ पर एक निर्माण कार्य होने लगा है, जिसके माध्यम से इनको जो है
इनका जो खाना है वो कम उपलब्ध हो जाता है, और इनके पास जो प्रदूषण और तेल रिसाव, कचरा, जहाज का शोर, इन सब के कारण इनकी जो प्रजातियां हैं वो कम होती जा रही हैं। नेस्टिंग ब्राउस, घोंसला बनाने की जगह इनकी जो है नष्ट होती जा रही है। ब्रीडिंग सक्सेस बहुत कम हो रहा है। इनको जो है बीमारियां भी हो रही हैं, इसके कारण जो है इनकी जो संख्या है वो घटती जा रही है। हाल ही के वर्षों में बर्ड फ्लू ने की समुद्री पक्षियों को प्रभावित किया है। हम्बल्ट पेंगुइन भी इसी से बुरी तरह प्रभावित हुए थे। बीमारी ने इनकी संख्या और तेजी से कम की थी। क्लाइमेट चेंज, समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, हम्बल्ट करंट कमजोर हो रहे हैं, मछलियां गहराई में चली जाती हैं, पेंगुइन को खाना नहीं मिल पाता, यानी कि जो समुद्र का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। इसीलिए जो इनकी जो प्रजाति है, इनका जो नाम है हम्बल्ट करंट पड़ रखा है, तो ये जो कमजोर होते जा रहे हैं, तो इनका जो खाना है वह भी, यानी कि उनका जो खाना है मछलियां, वह भी समुद्र में काफ़ी ज़्यादा गहराई में जाती जा रही है, इसलिए उनको जो है खाना नहीं मिल रहा है। इससे उनके चूजों का जीवित रहना संभव नहीं हो पा रहा है। बदलते मौसम ने ब्रीडिंग साइकिल को भी बिगाड़ दिया है। समस्याओं का संयुक्त प्रभाव, इन सभी कारणों ने मिलकर स्थिति को गंभीर बना दिया है। भोजन की कमी, प्रजनन में गिरावट, चूजों की मृत्यु, बीमारियां, आवास का नष्ट होना, यानी कि इनके लिए जो है रहने की भी जगह नहीं बची है, और इस वजह से आबादी लगातार कम होती जा रही है। चिली सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है? हम्बोल्ट पेंगुइन को एंडेंजर्ड यानी कि संकटग्रस्त घोषित किया गया है। समुद्री संरक्षण क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। मछली पकड़ने पर कुछ खास क्षेत्रों में नियम सख्त किए जा रहे हैं। वैज्ञानिक निगरानी बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है। क्या कदम जरूरी हैं? ओवरफिशिंग पर नियंत्रण, यानी कि जो मछलियां हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ा जा रहा है, उस पर नियंत्रण किया जा सके। बाइकैप से काम करने के लिए नए फिशिंग टूल्स, इस तरह के काम करने के लिए कोई नए टूल्स लाए जाएं जिसके माध्यम से जो है मछलियों को पकड़ा जाए, जाल के माध्यम से नहीं, जिसके कारण जो है इनकी जो प्रजातियां हैं वो नष्ट होती जा रही हैं। हैबिटेट संरक्षण और नेस्टिंग साइट की सुरक्षा, बीमारियों की निगरानी और रोकथाम, यानी कि इनको जो बीमारियां हो रही हैं उनका की जो निगरानी है वो करनी चाहिए और इनकी बीमारी के इलाज ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। क्लाइमेट रिसिलेंट मारिन पॉलिसी, स्थानीय समुदायों की भागीदारी, इको टूरिज्म को जिम्मेदार बनाना, यानी कि जो लोग यहाँ पर पर्यटन के लिए, टूरिज्म के लिए जाते हैं, इनको जिम्मेदार बनाना कि वो इस तरह के जो इनकी प्रजातियां हैं या ये जो पेंगुइन होते हैं उनको जो है इस तरीके से जो है परेशान न किया जा सके और साथ ही इनके जो आवास होते हैं उनको नष्ट न किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय महत्व, हम्बोल्ट पेंगुइन सिर्फ चिली का मुद्दा नहीं बल्कि वैश्विक जलवायु और समुद्री स्वास्थ्य का संकेत है। इसका संरक्षण मारीन बायोडाइवर्सिटी की बड़ी लड़ाई का हिस्सा है। यह दिखाता है कि मानव गतिविधियां समुद्री जीवन को कितनी तेजी से बदल रही हैं। निष्कर्ष, हम्बोल्ट पेंगुइन की आबादी 45,000 से लेकर अब जो है 20,000 से भी कम बची हुई है। चिली ने इसे इंडेंजर घोषित किया है, यानी कि संकटग्रस्त घोषित कर दिया है। मुख्य खतरे क्या हैं? ओवरफिशिंग, फिशिंग नेट्स, हैबिटेट लॉस, बर्ड फ्लू, क्लाइमेट चेंज। समाधान क्या हो सकते हैं? फिशिंग कंट्रोल, हैबिटेट प्रोटेक्शन, मॉनिटरिंग, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। महत्व, यह समुद्री पर्यावरण की गिरती स्थिति की चेतावनी का संकेत है, यानी कि जो समुद्र का पर्यावरण है उसकी स्थिति गिरती जा रही है, इसका यहाँ पर संकेत देखने को मिल रहा है। अब इसमें क्वेश्चन देखें जो क्वेश्चन आ सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हम्बोल्ट पेंगुइन। फर्स्ट स्टेटमेंट, हम्बोल्ट पेंगुइन मुख्य रूप से हम्बोल्ट करंट क्षेत्र में पाए जाते हैं। सेकंड स्टेटमेंट, हाल ही में चिली ने इस प्रजाति को इंडेंजर्ड संकटग्रस्त घोषित किया है।
थर्ड स्टेटमेंट, इनके भोजन का मुख्य स्रोत एंसोबी और सर्डिन मछलियां होती हैं। फोर्थ स्टेटमेंट, क्लाइमेट चेंज इसकी आबादी पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालता है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट? ऑप्शन ए है 1, 2 एंड 3, ऑप्शन सी बी है 1 एंड 3, ऑप्शन सी है 2 एंड 4, ऑप्शन डी है ओनली 4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट 3 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है और जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो जो है इनकरेक्ट है। हम्बोल्ट पेंगुइन पॉपुलेशन डेसलाइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओवरफिशिंग से भोजन की कमी हो रही है, फिशिंग नेट्स में फंसना, वर्ल्ड फ्लू जैसी बीमारियां और तटीय निर्माण और प्रदूषण से हैबिटेट लॉस। ऊपर दिए गए खतरों में से कौन से वास्तविक कारण जो हैं इनकी प्रजातियों के नष्ट होने के? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी केवल 3, 4 और 1, ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि चारों स्टेटमेंट जो है वो उसका सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हम्बोल्ट पेंगुइन केवल पेरू में पाए जाते हैं। यह प्रजाति समुद्र के तापमान में बदलाव से प्रभावित होती है। यह प्रजाति अपने नेस्टिंग साइट्स के नष्ट होने का खतरे में है। यहाँ पर करेक्ट होगा, ये कैरेक्टर नहीं होगा, यहाँ पर करेक्ट होगा। करेक्ट स्टेटमेंट आर। तो ऑप्शन ए है ओनली 1, ऑप्शन बी है ओनली 2 एंड 3, ऑप्शन डी है ओनली 3, ऑप्शन डी है 1, 2 एंड 3। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओनली 2 एंड 3, यानी कि जो पहली स्टेटमेंट है वह गलत है। यह जो है पेरू और चिली दोनों क्षेत्र में पाए जाते हैं, केवल पेरू में नहीं पाए जाते हैं। और सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है वो सही है। अब हमारी जो तीसरी न्यूज है, आवर न्यू लीगल डॉक्ट्रिन इनफाइनाइट इलेस्ट्री विथ सेंटर पुलिंग स्ट्रिंग, यानी कि जो राज्य सुप्रीम कोर्ट जो संविधान के जो नियम बनाए गए हैं, केंद्र सरकार उनका उल्लंघन कर रही है, क्योंकि जो नियम लिए जाते हैं उसमें राज्य सरकार की भी मंजूरी जरूरी होती है, लेकिन जो राज्य सरकार की मंजूरी है वह नहीं ली जा रही है। केंद्र सरकार खुद पर नियंत्रण बना रखी है। चलिए हम इस न्यूज को डिटेल से समझते हैं। भारत में कानून और संविधान की व्याख्या पिछले कुछ वर्षों में बहुत ज्यादा लचीली होती जा रही है। इस लचीलेपन का फायदा अक्सर केंद्र सरकार को मिलता दिख रहा है, यानी कानून को खींचकर फैलाकर नए तरीके से समझाकर ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जिससे केंद्र की शक्ति जो है वो बढ़ती जा रही है। इसी कारण से कहा गया है कि इनफाइनाइट इलेक्ट्रिसिटी विद सेंटर पुलिंग द स्ट्रिंग, यानी केंद्र सरकार धागे खींच रही है और संविधान एक रबड़ बैंड की तरह खिंचता जा रहा है। यह बात किन घटनाओं से निकली हुई है, यानी कि यह जो न्यूज़ आई है किन घटनाओं से निकली हुई है? यह टिप्पणी भारत में हुई कई कानूनी और राजनीतिक घटनाओं के बाद सामने आई है, जैसे केंद्र बनाम राज्य विवाद बढ़ाना, यानी कि केंद्र के द्वारा जो है राज्य से रिलेटेड जो है विवाद को बढ़ाना। कई बार केंद्र सरकार ऐसे कानून बना देती है जिन पर राज्यों की राय नहीं ली जाती है। राज्यों के अधिकतर अधिकार, यहाँ पर अधिकार आएगा, अधिकार कम होते दिखते हैं। केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग, ईडी, सीबीआई, एनआईए का राज्यों में बड़ा दखल। कई राज्य कहते हैं कि केंद्र इसका राजनीतिक उपयोग कर रहा है। दिल्ली सरकार भी इस एलजी आएगा यहाँ पर। दिल्ली की चुनी हुई सरकार और उपराज्यपाल के बीच लगातार अधिकारों पर झगड़ा। न्यायपाल के फैसले कई बार ऐसे आते हैं
जिससे लगता है कि केंद्र का नियंत्रण अधिक है। अनुच्छेद 356 का उपयोग। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने के मामले पर बहस। कई बार इसे केंद्र प्रधान निर्णायक कहा गया है। संसद में बहुत कम बहस कानूनों के पास होती है। कई महत्वपूर्ण बिल बहुत तेजी से पास होते हैं। राज्यों का विपक्ष की भूमिका सीमित हो गई। नियुक्तियां, गवर्नर, एलजी, इलेक्शन कमिश्नर आदि की नियुक्तियां केंद्र की भूमिका अधिक होने से भी यह प्रश्न उठता है। इनफाइनाइट इलास्टिसिटी क्या है? संविधान एक बहुत ही लचीला दस्तावेज है, पर अब यह लचीलापन बहुत ज्यादा होता जा रहा है। उदाहरण, एक अनुच्छेद का मतलब कई तरीकों से निकाला जा सकता है। एक कानून को कई परिस्थितियों के अनुसार खींचा जाता है। अदालत में भी कई बार ऐसी व्यवस्था व्याख्या करती है कि केंद्र की ताकत बढ़ती है, यानी कानून का आकार बदलकर मनचाहा परिणाम निकाला जा सकता है। सेंटर पुलिंग द स्ट्रिंग का मतलब क्या है? केंद्र सरकार कई मामलों में फाइनल नियंत्रण रखती है, यानी कि जो केंद्र सरकार है वो कई ऐसे केस होते हैं जिसमें वह अपना ही नियंत्रण रखती है। राज्य सरकार जो होती है उससे किसी प्रकार की जो है डिस्कशन यानी कि मंजूरी नहीं ली जाती है। राज्यों के निर्णय पर केंद्र के नियम हावी होते जा रहे हैं। केंद्र ने एजेंसियों, नियमों, नियुक्तियों, संसदीय प्रक्रियाओं की उपयोग करके अधिकार बढ़ाए हैं। न्यायालय ने कुछ मामलों में केंद्र के पक्ष को स्वीकार किया, इससे यह बहस मजबूत हुई है। यह बहस क्यों उठी है? संघीय ढांचे पर चिंता, शक्तियों का संतुलन बिगड़ना, न्यायपालिका की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। राज्यों की स्वतंत्रता पर उनकी जो स्वतंत्रता है वो कम होती जा रही है। संसदीय प्रणाली का कमजोर पड़ना, केंद्र का अधिक यानी कि सेंट्रलाइज गवर्नेंस मॉडल। यह विषय महत्वपूर्ण क्यों है? यह संवाद को प्रभावित करता है। लोकतंत्र में शक्ति संतुलन पर असर पड़ता है। न्यायपालिका और प्रशासन की स्वतंत्रता पर प्रश्न उठते हैं। न्यायपालिका की भूमिका, कोर्ट कभी कभी केंद्र की व्याख्या को स्वीकार कर देते हैं। जुडिशियल रिव्यू, कानून पर न्यायपालिका की निगरानी महत्वपूर्ण है, पर फर्क पड़ सकता है। यदि न्यायपालिका भी बार बार लचीला दृष्टिकोण अपनाए तो संतुलन बिगड़ सकता है। यानी कि जिस तरह केंद्र सरकार जो है इस तरह का लचीलापन अपना रही है, और जो राज्य सरकार है उनकी जो मुद्दे पर उनके डिस्कशन यानी कि उनकी जो राय है वो नहीं ली जा रही है। अगर इसी तरह न्यायपालिका अगर भी करेगी तो इससे जो है संतुलन बिगड़ सकता है। संघवाद पर प्रभाव, राज्यों की नीति निर्धारण क्षमता कम हो सकती है। राज्यों की वित्तीय प्रशासनिक आजादी प्रभावित। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तंत्र का कमजोर हो सकता है। संविधान के मूल सिद्धांत की चिंता, अगर लचीलापन लगातार बढ़ा तो मूल संरचना पर असर पड़ेगा, जैसे कि फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर, रूल्स ऑफ लॉ, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, यानी कि हमारी स्वतंत्रता और हमारा जो कानून बनाया हुआ था संविधान के द्वारा उस पर भी असर पड़ेगा। समाज पर असर क्या पड़ेगा? स्थानीय समस्याओं का केंद्रीकृत समाधान न हो पाएगा। लोकतांत्रिक निगरानी पर कमजोर, नागरिकों के अधिकारों पर खतरा, आम आदमी पर असर पड़ सकता है। इससे समाधान और सुझाव, न्यायपालिका के मूल सिद्धांतों की रक्षा के लिए, संविधान के मूल सिद्धांतों की रक्षा के लिए न्यायपालिका की सक्रिय निगरानी और स्पष्टीकरण, केंद्र राज्य संवाद और समन्वय मजबूत होना, यानी कि जो न्यायपालिका है वह दोनों पर एक निगरानी रखे और साथ ही अपना स्पष्टीकरण भी दे, और जो केंद्र सरकार है वह और जो राज्य सरकार है इन दोनों के बीच में संवाद और समन्वय को मजबूत किया जा सके। संवैधानिक डर पर स्पष्ट नियम और पारदर्शिता बनाई जाए। स्वतंत्र संस्थाओं की रक्षा, जैसे कि इलेक्शन कमिश्नर, कैग, जुडिशरी, सुपरवाइजरी बॉडीज, मामलों में सीमित और प्रोपोर्शनेट हस्तक्षेप, नीड को परखें।
निष्कर्ष, भारत में एक नया कानूनी सिद्धांत उभर रहा है। इसमें कानून, संविधान और शक्तियों को केंद्र की सुविधा के अनुरूप लचीला बनाया दिया गया है। यह संघवाद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और लोकतंत्र के संतुलन को कमजोर कर सकता है। देश को चाहिए कि शक्तियों की यह इलास्टिसिटी सीमित हो और संविधान का मूल संतुलन कायम बना रहे। अब हमारा जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, आज का जो क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। यह जो क्वेश्चन है वो काफ़ी रिपीट हो रखा है, जैसे कि 1997 में, 2005, 2011, 2013, 2016, 2020, 2023 में यह बार बार रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली स्टेटमेंट क्या है? अधिकांश भूकंप प्लेटें सीमाओं पर होती हैं। सेकंड क्या है? हिमालय क्षेत्र में भूकंप मुख्य टकरा सीमा सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में क्या है? मिड ओशियन ब्रिज पर भूकंप शायद ही कभी आते होंगे। तो इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू। मिलते हैं अगली दिन के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।